गुड इवनिंग बच्चों। कल आपने क्या पढ़ा था बेटा? कल पढ़ा था एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। इसके बाद पढ़ा था बेटा एक्सपेंस के कौन कौन से केसेस होते हैं, जैसे एक्सपेंस पेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया और प्रीपेड हो गया। इनकम के भी बेटा 3 केस पढ़े थे। कौन कौन से 3 केस थे बेटा? एक था आपका इनकम रिसीव्ड, अक्रूड इनकम, और तीसरा केस था बेटा इनकम रिसीव इन एडवांस। आज बेटा आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या पढ़ने वाले हो? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बेटा आपको दो तरीके से क्लासिफाई करना है, मतलब इसमें दो मेथड्स रहेंगी। कौन कौन सी बेटा? एक रहेगा आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी मेथड होती है बेटा मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें बेटा तो ट्रेडिशनल में क्या रहता है, इसमें आपको पर्सनल अकाउंट और दूसरा रहता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 तरीके से और फर्दर क्लासिफाई करते बेटा। पहला होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव। देखो, पर्सनल अकाउंट में बेटा कौन कौन से अकाउंट होते हैं? 3। एक होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल में क्या आते हैं बेटा? इसमें आते हैं जो आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। इसमें आपका ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं बेटा। आर्टिफिशियल में कौन से अकाउंट आते हैं? जिनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। क्या होता है बेटा? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जैसे कोई कंपनी का अकाउंट हो गया बेटा, क्लब का हो गया, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। नेचुरल पर्सनल में क्या होता है? जैसे कोई राम का अकाउंट हो गया, कोई श्याम का अकाउंट हो गया, ये आपके नेचुरल पर्सनल में आते हैं। मतलब आपको नेचुरल पर्सनल में क्या लिखना है? कौन से अकाउंट्स आएंगे बेटा? जैसे ह्यूमन बींग्स, जो भी आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो सब नेचुरल पर्सनल में आएंगे। आर्टिफिशियल में कौन से अकाउंट आएंगे? आर्टिफिशियल में आएंगे जिनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहता है, जैसे कोई कंपनी हो गया या फिर कोई आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, क्लब वगैरह हो गया। ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन क्या होते हैं बेटा? ये आपके पर्सनल तो होते हैं लेकिन किसी पर्सन के नाम से नहीं होते हैं, लेकिन वो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी के नाम से नहीं होते हैं बट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एग्जांपल ले लेते बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे हो सकता है आपका पर्सनल में? आउटस्टैंडिंग सैलरी को एक बार समझने की कोशिश करो बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्यों आता है? क्योंकि ऐसा सोचो आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हो गया बेटा? वर्कर ने काम कर दिया बट पैसा देना बाकी है। ठीक है, पैसा देना बाकी है। तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा है बेटा वो किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने काम कर दिया है बट जिनका पैसा देना बाकी है। तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होता है बेटा वो किस में जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिन्होंने काम कर दिया है बट जिनका पैसा देना बाकी है। ठीक है। इस हिसाब से आपका ये आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सारे किस में आते हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर बात आती है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट में। तो इन पर्सनल अकाउंट में को अपन दो तरीके से क्लासिफाई करते बेटा। इसमें एक तो आपका रियल अकाउंट आता है और दूसरा आता है आपका नॉमिनल। रियल अकाउंट में क्या आते हैं बेटा? रियल अकाउंट में आपके दो तरीके से हो सकता है, या तो टेंजिबल एसेट आएंगे या फिर आपका इनटेंजिबल एसेट आएंगे।
लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या होगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या रहता है, जो आपके लॉसेस होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, इनका बैलेंस डेबिट रहता है, और जो इनकम्स होती है या फिर जो गेन्स होते हैं, इनका बैलेंस क्या रहता है बेटा, इनका बैलेंस क्रेडिट रहता है। अब बात आती है सर कि एक्सपेंस और लॉसेस में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखो आप ऐसा समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने एक्सपेंस का कल बताया था आपको, एक्सपेंस का मतलब रहता है कि जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, जिससे जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता है, और उस बेनिफिट को आप क्या कर चुके बेटा, ले चुके हो, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेंस बोलते हैं। लॉसेस के केस में क्या रहता है बेटा, उससे कोई आपको बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि आप नॉमिनल अकाउंट्स में क्या करोगे, नॉमिनल अकाउंट्स को अगर मैं आगे बढ़ाऊं बेटा आपको, कि नॉमिनल अकाउंट्स में क्या लिखोगे आप, कि सर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं या फिर लॉसेस होते हैं, इनका बैलेंस क्या रहता है बेटा, इनका बैलेंस डेबिट रहता है। और जो आपकी इनकम होती है या फिर जो आपके गेन्स होते हैं, इनका बैलेंस क्या रहता है, इनका बैलेंस आपका क्रेडिट रहता है। अब बात आएगी सर कि इनकम क्या होती है और गेन्स क्या होती है। तो आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि ये जो मेरे पास हाथ में मेरे पेन है, ठीक है, सपोज इस पेन की कॉस्ट है मेरी 70,000 60,000 रुपये, और अगर मैं इस पेन को 60 की जगह 80,000 रुपये में बेचूं तो 20,000 रुपये पेन में ही मैं डील कर रहा हूं। अगर पेन से ही मैं कॉस्ट से ज़्यादा मैं उसको क्या कर रहा हूं बेटा, बेच रहा हूं, तो जो 20 रुपये, जो 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, जो ज़्यादा बेच रहा हूं मैं कॉस्ट से, वो क्या हो गई मेरी, वो मेरी इनकम हो गई। लेकिन अगर मेरे पास ये पेन मेरा गुड्स था, मैं इसमें डील कर रहा हूं, उसको कॉस्ट से ज़्यादा मैं सेल कर रहा हूं, तो वो मेरी इनकम हो जाएगी। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेट्स और थे, कुछ एसेट्स और थे। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर सिस्टम था, उसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपये, मैंने अगर उसको 15,000 रुपये में बेचा, तो जो एसेट्स को मैंने 12 की कॉस्ट वाले एसेट्स को 15 में बेचा, जो 3,000 रुपये मैंने कमाया, वो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा गेन हो जाएगा। क्योंकि वो उस कंप्यूटर सिस्टम को बेचना मेरा डेली का काम नहीं है, उससे मैंने जो भी कमाया वो क्या हो जाएगा, मेरा गेन हो जाएगा। तो आपका जो इनकम होती है बेटा, ये कौन सी होती है, आपकी ऑपरेटिंग नेचर भी। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, जिस गुड्स में डील कर रहे हो, अगर उस गुड्स से आप कॉस्ट से ज्यादा कुछ कमाते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने गुड्स के साथ साथ कोई एसेट बेचा और उस एसेट्स को कॉस्ट से ज्यादा में बेचा, तो जितना अमाउंट आपने ज्यादा में बेचा है, वो क्या हो जाएगा, आपका गेन हो जाएगा। अब यहां से आपके कुछ रूल्स निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से, ये पर्सनल अकाउंट से रूल नंबर पहला निकल के आ जाएगा बेटा, रूल नंबर पहला। और रूल नंबर क्या पहला क्या बोलता है बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रूल नंबर पहला क्या बोलता है बेटा, डेबिट आप किसको करोगे, जो रिसीवर होगा, और क्रेडिट आप किसको करोगे बेटा, जो आपका गिवर होगा। और रूल नंबर 2 आपका कहां से निकलेगा बेटा, रूल नंबर 2 आपका यहां से आता है। रूल नंबर 2 वो क्या बोलता है कि जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा उसको क्या करो, डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। ये आपको रूल नंबर 2 में आता है। रूल नंबर 3 में क्या था बेटा, रूल नंबर 3 आपका इधर से आता है। ये आपका रूल नंबर 3 होता है कि जो एक्सपेंस होते हैं, जो जो लॉसेस होते हैं, इनका बैलेंस क्या रहता है बेटा, इनका डेबिट बैलेंस होता है। और जो इनकम्स या गेन्स होती है, इनका बैलेंस क्या होता है, इनका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। ऐसा आपको किस में देखना है बेटा, ये होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मैं बात करूं बेटा दूसरी कौन सी अप्रोच है बेटा, आपकी मॉडर्न अप्रोच। अगर मैं मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच की बात करूं, मॉडर्न अप्रोच, तो इसमें आपको 5 चीजें देखना बेटा। एक होता है आपका एसेट्स, दूसरा होता है आपका एक्सपेंस, तीसरा होता है आपका लाइबिलिटी, चौथा होता है आपकी इनकम, और पांचवी होती है आपके कैपिटल। बेटा इनके ओरिजिनल बैलेंस क्या होते हैं, जो ओरिजिनल बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, और अगर आप डिक्रीज करोगे तब क्या होगा। अगर आप क्या करोगे बेटा, डिक्रीज करोगे तब क्या होगा।
ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो देखो एसेट्स का ओरिजिनल बैलेंस क्या रहता है बेटा, डेबिट रहता है, और अगर आपको एसेट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। अगर एसेट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल सा आप सोचो बेटा, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके प्लस के 10 हैं, आपके पास प्लस के 10 हैं, आपको प्लस के 12 करनी है, तो आप क्या करोगे बेटा, प्लस के ही 2 ऐड करोगे ना। तो मतलब जो बैलेंस जो इसका 10 अगर आपका प्लस का है, अगर आप 12 प्लस तक पहुंचना है तो बेटा क्या करना पड़ता है, आपको प्लस ही करना पड़ता है ना। मतलब डेबिट की चीज है, अगर आपको डेबिट को ही बढ़ाना, अगर आपको डेबिट को बढ़ाना है, एसेट्स का बैलेंस ओरिजिनल आपका डेबिट है, ठीक है, अगर एसेट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसेट्स को कम करोगे, एसेट को कम करोगे तो फिर आपको अपोजिट बैलेंस करना पड़ेगा। अपोजिट बैलेंस मतलब कौन सा बेटा, ये अगर आप एसेट का बैलेंस नॉर्मल क्या रहता है, डेबिट रहता है, लेकिन अगर आप एसेट को कम करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। ऐसा एक्सपेंस में देखो बेटा, एक्सपेंस में भी सेम रहता है। एक्सपेंस का ओरिजिनल बैलेंस डेबिट रहता है, एक्सपेंस को बढ़ाना है तो क्या करो बेटा, डेबिट करो, एक्सपेंस को कम करना है तो क्या करो, क्रेडिट करो। फिर होता है आपका लायबिलिटी और इनकम, और तीसरा होता है कैपिटल। इनके सबके ओरिजिनल बैलेंस क्या होते हैं बेटा, इन सबके ओरिजिनल बैलेंस होते हैं क्रेडिट। कैसे होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं। अगर इनको बढ़ाना है तो उल्टा चलो बेटा, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इनको कम करना है तो फिर आपको अपोजिट करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट की चीज को क्या करना बेटा, डेबिट करना है, क्रेडिट की चीज को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, क्रेडिट की चीज को क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये बहुत सिंपल सा है। और डी आर सी आर का मतलब मुझे लगता है सबको पता होगा। डी आर का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, और सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं होगा। तो डेबिट का मतलब, डी आर का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है आपका डेबिट रिकॉर्ड्स, और सी आर का मतलब क्या रहता है बेटा, ये होता है आपका क्रेडिट रिकॉर्ड, है ना। बहुत सारे बच्चे तो पता नहीं 1000 बार लिखा होगा डी आर सी आर बुक में, बट बहुत सारे बच्चों को डी आर और सी आर का मतलब भी पता नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको ठीक से समझ लेना। डी आर का मतलब क्या रहता है बेटा, डेबिट रिकॉर्ड्स, और सी आर का मतलब क्या है आपका, क्रेडिट रिकॉर्ड्स। इस हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा बेटा, ये मॉडर्न अप्रोच भी कंप्लीट कर ली। तो यहाँ मेरे सामने समझने की कोशिश करो बेटा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को आपको किस हिसाब से पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को आपको 2 मेथड्स होती हैं, 2 अप्रोच होती हैं। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। मैं पहले मॉडर्न अप्रोच की बात करूं, मॉडर्न अप्रोच में आपको 5 जो मैंने टर्म्स आपको फर्स्ट डे बताए थे, आपको उन पे ध्यान रखना है कि सर क्या होता है। एक तो एसेट होता है, दूसरा आपका एक्सपेंस होता है, तीसरा आपका लायबिलिटी होता है, चौथा आपका इनकम होता है, और पांचवा आपका कैपिटल होता है। ठीक है, एसेट्स और आपका एक्सपेंस का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, ये आपका डेबिट होता है। अगर आप एसेट्स को बढ़ाओगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको और डेबिट करना पड़ेगा। अगर एसेट को कम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर ऐसा एसेट्स और एक्सपेंस का एक जैसा ही होता है, एक्सपेंस का ओरिजिनल बैलेंस भी कैसा होता है, डेबिट होता है। अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो क्या करो बेटा, और डेबिट करो, एक्सपेंस को कम करना है तो क्या करो, उसको क्रेडिट करो। फिर बात आती है लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल की। लायबिलिटी का क्या रहता है, ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, ये आपका क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर कम करना है तो फिर आपको क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। ऐसा ही किस में होता है बेटा, इनकम में होता है। इनकम का ओरिजिनल बैलेंस क्या रहता है, वो आपका क्रेडिट होता है। इनकम को बढ़ाना है तो क्या करोगे, और क्रेडिट करोगे। इनकम को कम करना है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। फिर कैपिटल में भी सेम होता है बेटा, उसका ओरिजिनल बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट होता है। आप उसको बढ़ाओगे तो क्या करो, और क्रेडिट करो। कम करना है तो क्या करोगे, उसको और डेबिट करना है। इस हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को भी बेटा पढ़ लिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में पहले एक अप्रोच और होती है, वो कौन सी होती है बेटा, वो होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करना है आपको, अकाउंट्स को 2 तरीके से बांट लेना है। कौन कौन से होते बेटा, एक होता है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल।
जो पर्सनल अकाउंट्स है उसमें 3 टाइप होते हैं बेटा, कौन कौन से? पहला होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल में आपको क्या कीवर्ड्स याद रखना है कि सर जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं वो सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं? आपके नेचुरल पर्सनल होते हैं। जैसे कोई राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, विपिन का अकाउंट, ये सब कौन से अकाउंट हो जाएंगे बेटा? नेचुरल पर्सनल। बात आएगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे बेटा? जिनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे जैसे आपका कोई कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, या फिर कोई क्लब हो गया, ये सारे कहां पे आते बेटा? ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते। तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं आप इसको पहले समझो अच्छे से। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे आता होगा? आप उसकी लॉजिक को एक बार समझने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है बट पर्सनल में है, तो कहीं से थोड़ी सा ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो आप ऐसा समझो, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जैसे एक रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जांपल ले लेते बेटा। अगर रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर हैं, 5000 वर्कर हैं, 10,000 वर्कर हैं, किसी का 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, किसी का 700 रुपये, किसी का 2000, किसी का 1700, किसी का 5000, किसी का 13,000, किसी का 15,000। बेटा अगर सबके नाम का आउटस्टैंडिंग पूरी तरीके से ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में सबके नाम से लिखना शुरू कर दे, तो आपको नहीं लग रहा बेटा जब 31 मार्च को चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी ऑडिट करेंगे, उस पे साइन करेंगे, तो फिर वो तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो तो बेटा ट्रक में आएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस में आपको उस पे एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे पेजेस लगेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से क्या होता है बेटा, जैसे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे एम्प्लॉय जो भी हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, उनके सबका एक ग्रुप का अकाउंट बना लिया जाता है। मतलब जैसे सबका नाम ना लिख के एक इकट्ठा अकाउंट बना लिया जाता है, जिसको बोल दिया जाता है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो उसमें सबका जोड़ के एक साथ लिख दिया जाता है। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बुक क्या रिप्रेजेंट करता है? वो उन सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, उन सारे एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने काम कर दिया है बट जिनका पैसा देना बाकी है। तो आप ऐसा समझो कि सर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है वो क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसा सोच सकते हो सर ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन लोगों ने काम तो कर दिया है बट जिनका पैसा देना बाकी है। इस वजह से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सारी चीजों को कहां पे लिखा जाता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो किसी के नाम से नहीं होता है बट वो किसी ना किसी पर्सन को पक्का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से उसको कहां पे लिखा जाता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ये सारी चीजें रियल अकाउंट में आपको टेंजिबल, इनटेंजिबल मैंने बताया था। टेंजिबल में कौन से होता है बेटा? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा इसमें? जैसे कोई बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कोई मशीन अकाउंट हो गया, ये सब आपके टेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या होता है बेटा? इनटेंजिबल में क्या होता है? इनटेंजिबल में आप बोल सकते हो कि सर कोई गुडविल अकाउंट हो गया और आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ये सारे अकाउंट्स बेटा किधर आते हैं? ये आपके इनटेंजिबल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका रूल नंबर 2 लगता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्या कर दो बेटा? क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां से आपका रूल नंबर पहला यहां से आता है पर्सनल अकाउंट से, रूल नंबर 2 आपका रियल अकाउंट से आता है और रूल नंबर 3 आपका नॉमिनल अकाउंट से आता है ना। तो मैंने आपको रूल नंबर 3 भी बताया था। इसमें ये देखो रूल नंबर 3 से नॉमिनल में जो भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं इनका बैलेंस क्या रहता है? इनका बैलेंस आपका डेबिट होता है। जो इनकम्स और गेन्स होते हैं इनका बैलेंस क्या होता है बेटा? इनका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? पूरा क्लासिफिकेशन का जो भी आपका कंसेप्ट था, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, उसको कंप्लीट कर लिया। फिर बहुत सारे बच्चों को बेटा किसमें कंफ्यूजन होता है? इसमें होता है बेटा कि ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को अलग अलग शब्दों से बोला जाता है ना बेटा। क्या क्या बोलते हैं? जैसे आप ऐसा समझो कि आपका गोडाउन है ना। गोडाउन में जब आप परचेज करोगे बेटा तब माल आएगा, और जब सेल करोगे, जब बाहर जाएगा, सेल करोगे तो बाहर जाएगा। तो आप गोडाउन में खड़े होकर सोचो एक बार, आपको क्या करना है कि गोडाउन से बाहर कब जाएगा? गोडाउन से बाहर कब जाएगा माल बेटा?
बाहर कब जाएगा कि आपने जो परचेज किया था अगर इसका रिटर्न होगा, इसका क्या होगा बेटा, रिटर्न होगा। मतलब अगर मैं बोलूं रिटर्न आउटवर्ड, और अगर सेल्स 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 रिटर्न के केस में बेटा क्या होगा, आपके पास गुड्स आएगा ना, ठीक है, गुड्स आएगा तो क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि देखो जब भी आउट आउट आता है, रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड्स, तो आउट्स के केस में आपको क्या देखना है बेटा कि आपके गोडाउन से आउट कब होगा, आउट कब होगा, जब आप परचेज को रिटर्न करोगे ना तब आउट होगा ना। इस वजह से रिटर्न आउटवर्ड आपका क्या होता है, ये होता है आपका क्या बेटा, परचेज, ये होता है आपका परचेज रिटर्न। लेकिन रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड में क्या होता है बेटा, इन होता है। इन किस केस में होगा, आपके गोडाउन में माल कब आएगा, जो माल आपने सेल किया था अगर उसका रिटर्न हो रहा है तभी आएगा ना। तो इन कब होगा, जब होगा बेटा जब आप सेल्स को रिटर्न करोगे। सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा बेटा, आपका रिटर्न इनवर्ड। तो आप ऐसा समझने की कोशिश करो, आउटवर्ड क्या होता है, ये होता है आपका परचेज रिटर्न, इनवर्ड क्या होता है, ये होता है आपका सेल्स रिटर्न। तो आप इन और आउट से इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इन किस में हो रहा है, इन हमेशा आपका सेल्स रिटर्न में होगा ना, इस वजह से उसको क्या बोल सकते हैं अपन, रिटर्न इनवर्ड। और आपका आउट कब होगा, परचेज का रिटर्न करोगे ना, जो आपने परचेज किया था उसका रिटर्न कर रहे हो तभी वो आउट होगा ना गोडाउन से। तो फिर रिटर्न आउटवर्ड किसको बोला जाएगा बेटा, परचेज रिटर्न को। ये भी आपने पढ़ लिया। इसके बाद बेटा, इसके बाद एक कंसेप्ट और रहता है, वो होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ना बेटा आपको, आपको एक छोटी सी टर्म याद रखो बेटा कि जो एसेट्स होते हैं आपके वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं बेटा, जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना बस उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे आपने लायबिलिटी लिखा, यहाँ पे आपने एसेट्स लिखे है ना, लायबिलिटी में अब लिखा आपने कैपिटल और लिखा आपने लायबिलिटी, इधर आपने एसेट्स लिख दिए है ना, यहाँ आपने एसेट्स लिख दिए और इधर आपने लायबिलिटी लिख दी है। ठीक है, तो बस ये एसेट्स, बैलेंस शीट का मतलब ही रहता है बेटा ऐसी शीट जो बैलेंस हो। तो एसेट्स किसके बराबर हो जाते हैं बेटा, ये एसेट्स किसके बराबर हो जाते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एसेट्स किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। तो बस इसी चीज को उसने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब कभी वो बोलता है कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, तो कैपिटल को कैसे लिख सकते बेटा आप, एसेट्स में से क्या करो, लायबिलिटी को माइनस कर दो। कभी वो बोले कि लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, लायबिलिटी में क्या करोगे आप, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो, ये लायबिलिटी आ जाएगी। इस हिसाब से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।